हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डीएलएड का जो प्रोस्पेक्टस है वो रिलीज़ हो चुका है इस सेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम जो डीएलएड का प्रोस्पेक्टस है और जो डीपीसी का प्रोस्पेक्टस है उसमें क्या क्या डिटेल्स गिवन है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो आता है इसके अंदर, पहले वो आपको डाइट्स की लिस्ट दे रहा है और जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है डीएलएड कोर्स के बारे में वो दे रहा है। तो पहले ये गवर्नमेंट डाइट की लिस्ट आ जाती है जो हमने कल भी डिस्कस करी थी। इसमें 9 डाइट्स होती हैं और टोटल सीट्स गवर्नमेंट की आपके पास 1040 रहती है, जिसमें कि उर्दू जो है दरियागंज वाली डाइट में है और पंजाबी ककड़ुमा वाली डाइट में है। फिर आपके पास 25 प्राइवेट जो डाइट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। इसमें भी आपके पास अप्रॉक्स 2000 सीट्स रहती हैं, तो टोटल मिला के डीएलएड की 3000 सीट्स आपकी आ जाती है। उसके बाद जो है इसके अंदर बात की गई है आपके एडमिशन की, कि क्या एडमिशन रहने वाला है, उसमें क्या क्या हर चीज़ जो है आपकी वेबसाइट पे अपडेट होती रहेगी। और जो ये कोर्स रहता है इसमें जो है आपका 200 वर्किंग डेज़ रहते हैं। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो जो कॉलेज की आपकी अटेंडेंस रहेगी वो आपका 200 वर्किंग डेज़ रहेगा, जिसमें आपका मिनिमम 36 आवर्स इन अ वीक रहता है। और कुछ कुछ कॉलेजेस में जो है 6 डेज़ वर्किंग रहते हैं, और जिनमें 5 डेज़ वर्किंग रहते हैं तो उनके थोड़े आवर्स बढ़ा दिए जाते हैं, जैसे कि 7 आवर्स उनको काम करना पड़ता है अगर उनके 5 डेज़ पढ़ रहे हैं, 5 डेज़ वो पढ़ा रहे हैं तो। और अगर वो 6 डेज़ पढ़ा रहे हैं तो उनका आवर्स कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ईयर के आपके सब्जेक्ट रह जाते हैं। सब्जेक्ट आपके यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर में है वो चाइल्ड डेवलपमेंट रहता है, एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। लैंग्वेज रहती है 2, हिंदी और इंग्लिश। और हिंदी में आपको चॉइस मिलती है, पंजाबी ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो। पंजाबी उर्दू आपको मैंने बताया 2 ही डाइट में अवेलेबल है, नहीं तो बाकी डाइट्स में आपको हिंदी ही मिलेगा। उसके बाद इंग्लिश है, मैथ्स है, ईवीएस है। इन थ्योरी वाले जो ये सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको चॉइस नहीं दी जाती फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आपके पास चॉइस रहती है। ये सारे सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो आपके 75 मार्क्स के रहते हैं, और टोटल मिला के जिनका 100 बन जाता है लास्ट में। उसके बाद जो आते हैं वो आपके प्रैक्टिकल कोर्सेज आते हैं, जिसमें हेल्थ रहता है, वर्क रहता है और आर्ट रहता है। और ये सारे आपके 50 के होते हैं, 15 के प्रैक्टिकल के मार्क्स लगते हैं। और लास्ट में आपका जो टोटल बनता है वो 1150 का बनता है, जिसमें 150 मार्क्स आपके जो हैं वो एसईपी के रहते हैं। ये वाले एसईपी के रहते हैं। एसईपी यहाँ पे है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, यानी कि इसमें आपको जो है स्कूल्स में भेजा जाता है लाइव ट्रेनिंग वगैरह के लिए, आपकी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाते हो। और ये सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजा जाता है। कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी रहते हैं, वो लिस्ट आती है एससीईआरटी की तरफ से कि आपको किस में जाना है, वो आप पे आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। वो आपकी चॉइस है, आपको गवर्नमेंट में जाना है कि वो आपको प्राइवेट में जाना है। फिर आ जाता है हमारे पास यहाँ पे सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट। ये सेकेंड ईयर के हैं, 4 इसमें फाउंडेशन कोर्सेज रहते हैं। जो ऊपर फर्स्ट ईयर में यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट कोर्स था ये वाला, वो सेकेंड ईयर में आकर यहाँ पे साइकोलॉजी बन जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है, ये भी आपका 75 मार्क्स का रहने वाला है। फिर आपका आ जाता है सोशोलॉजी, करिकुलम, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसमें आपको चॉइस मिलता है। यहाँ पे जो आपका ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं इनमें आपकी चॉइस रहती है। कैसे रहती है, आपको इसमें से एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है। एनी वन लैंग्वेज कंपलसरी रहता है आपके लिए, आप वो हिंदी लो कि इंग्लिश लो, ठीक है। एक लैंग्वेज रहता है। बाकी आपको मैथ्स, एसएसटी और साइंस में भी चॉइस मिलती है। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट्स चूज़ करने पड़ते हैं। अब हर कॉलेज पे डिपेंड रहता है। जैसे मेरे कॉलेज की बात की जाए तो उसमें जो है हमारे लिए मैथ्स कंपलसरी रखा गया था, क्योंकि आगे हमें सीटेट में भी मैथ्स चाहिए होता है। तो अगर हम अभी नहीं सीखेंगे तो फिर बाद में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए हमारे कॉलेज में मैथ्स कंपलसरी किया गया था, और हमें चॉइस तो दी थी वो एसएसटी और साइंस में दी थी। साइंस और एसएसटी में से हमने एक सब्जेक्ट चूज़ करना था, तो मैंने साइंस किया था। ऐसे ही कुछ कुछ कॉलेजेस में साइंस को कंपलसरी कर दिया जाता है। कुछ कॉलेजेस में आपको तीनों में ही चॉइस दे दी जाती है कि आप इसमें से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लीजिए। तो ऐसे आपकी इसमें चॉइस रहती है। प्रैक्टिकल कोर्सेज़ की बात की जाए तो ये आपके कंपलसरी ही रहते हैं, 3 रहते हैं, ऊपर भी 3 थे। इनका ऑलमोस्ट सिलेबस सेम सेम सा रहता है। इसमें भी आपकी सेकंड ईयर में भी आपकी एसईपी कराई जाती है, आपको स्कूल्स में भेजा जाता है। लेकिन इस बार सेकंड ईयर में आपको 6 to 8 के लिए भेजा जाता है, और फर्स्ट ईयर में आपको 1 to 5 के लिए भेजा जाता है। आपको 1 to 5 पढ़ानी होती है, लेकिन सेकंड ईयर में आपको 6 to 8 क्लासेस दी जाती है। इसके बाद आ जाते हैं आगे स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम पे। तो इसमें जो बताया गया है वो बताया कि इसमें ट्रेनिंग सेशन आपका कैसा कैसा रहता है। इसमें पूरा 40 डेज़ की ट्रेनिंग रहती है आपकी, जिसमें आपको स्कूल्स में भेजा जाता है। और ट्रेनिंग के टाइम पे आपको फुल अटेंडेंस रखनी पड़ती है, आपको छुट्टी नहीं दी जाती है, अलाउड नहीं होती है। पूरी फुल अटेंडेंस रखनी होती है। और इसमें आपको लेसन प्लान्स वगैरह बनाने होते हैं, फाइल्स बनानी होती है काफ़ी सारी, और मॉडल्स वगैरह बनाने होते हैं, टीचिंग एड्स सारे बनाने होते हैं। उससे पहले आपकी एक माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, जो कि कॉलेज में ही होती है। माइक्रो टीचिंग के अंदर आप छोटे स्केल पे पढ़ाना सीखते हैं, आपको गाइड किया जाता है आपकी टीचर्स के थ्रू। ये चीज़ आपकी कॉलेज में ही रहती है, ये बाहर जाके नहीं होती है किसी स्कूल में, ये कॉलेज में ही रहती है माइक्रो टीचिंग। और इसमें आपको बताया जाता है कि जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आपको कैसे पढ़ाना है बच्चों को, क्या क्या एड्स यूज़ करने हैं, किस तरह से उनको उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछने हैं, किस तरह से आपको अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करके लेके जाना है। तो ये सब इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स के आपको लेसन प्लान दिए जाते हैं बनाने के लिए। हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, इंग्लिश, और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आर्ट, वर्क और हेल्थ, इन सब के आपको लेसन प्लान दिए जाते हैं फर्स्ट ईयर में।
सेकेंड ईयर में बात की जाए तो सेकेंड ईयर में आपको एक हिंदी का दिया जाता है, जिनके पास हिंदी होती है उनको हिंदी के लेसन प्लान बनाने होते हैं, मैथ्स वालों को मैथ्स के, साइंस वालों को साइंस के, जिनके पास मैथ्स साइंस इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं तो उनको तीनों के बनाने होते हैं। तो इसमें सेकेंड ईयर में हमको 3 फाइल्स दी जाती हैं लेसन प्लान की, जिसमें आपको लेसन प्लान बना के लेके जाने होते हैं 2020। ये कुछ रूल्स आ जाते हैं आपके यहाँ पे कि आपको आई कार्ड रोज़ लेके जाना है, फ़ोन यूज़ नहीं करना है, प्रॉपर ड्रेस में जाना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, ड्रेस होती है कि नहीं। ड्रेस कोड आपका गवर्नमेंट डाइट्स में रहता है, कंपलसरी होता है। बाकी अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस में आपको ड्रेस कोड में कैजुअल्स अलाउड करते हैं। जैसे मेरे कॉलेज की बात की जाए, वहाँ पे कैजुअल्स अलाउड थे। कुछ कॉलेजेस में ड्रेस होती है प्राइवेट में भी, और आपको एक दिन दिया जाता है जिस दिन आप कैजुअल्स पहन के आ सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखें कि इसमें 10+2 मांगता है और 50% होने चाहिए आपके 5 सब्जेक्ट्स को मिला के। आपके 12th में 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो उसमें से आप जो जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स हो, 5 बेस्ट सब्जेक्ट्स को कैलकुलेट करके आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें वही सब्जेक्ट्स डालें जिनके मार्क्स आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा है, ताकि आपकी 50% एग्रीगेट से ज़्यादा बने। उसके बाद यहाँ पे दे दिया जाता है कि आपको क्या क्या एक लैंग्वेज भी ऐड करना है उन 5 सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो 4 सब्जेक्ट्स होने चाहिए और 1 उसमें लैंग्वेज होनी चाहिए। तो एक लैंग्वेज कंपलसरी ऐसा नहीं कर सकते कि आप लैंग्वेज को ही हटा दें अगर आपकी लैंग्वेज में कम मार्क्स हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बताया हुआ है कि 20 सीट्स पंजाबी की कक्कड़ुमा डाइट में है। ये सब मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। उसके बाद जब आपका एडमिशन होता है, जब आप जाते हैं वहाँ पे, आपका अगर रैंक आ जाती है जिस कॉलेज में, तो अगर वहाँ पे आप जाते हो फीस वगैरह पे करने, तो वो आपसे बोलेंगे कि आपको एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी सबमिट करना है। तो आपको क्या करना है कि एक MBBS डॉक्टर के पास जाना है और उससे बोलना है कि मेरा फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना दीजिए, जिसके आपके थोड़े पैसे लगते हैं, 150 to 200 लग जाते हैं। उस पर वो साइन करके देगा और लिखेगा कि आप जो हैं वो इस कोर्स के लिए पूरे फिट हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है, किसी भी तरह का कोई डिजीज़ नहीं है, तो आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है इस कोर्स के लिए। तो वो आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। फिर आगे हम देख लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या रहती है। इसमें आपको 24 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना है। 30 सितंबर जब डेट आती है तो उसमें आपको 24 से ज़्यादा एज नहीं शो करनी है आपको, ठीक है। अगर आपकी 24 से ज़्यादा एज है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद अगर आपकी कोई रिजर्वेशन है तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है। रिजर्वेशन यहाँ पे जो दी गई है वो 85% आपकी अनरिजर्व्ड है। ये रही 85% आपके अनरिजर्व, जो कि NCT ऑफ दिल्ली कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे, और 15% आपकी जो बाहर के कैंडिडेट्स होते हैं उनको दी जाती है। तो ये 85% में आपके सारे आ जाते हैं, अनरिजर्व्ड, OBC, SC ST, और 15% में वो आते हैं जो कि दिल्ली के बाहर के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं दिल्ली में आकर। ये जो क्लासिफिकेशन है वो गवर्नमेंट डाइट की है कि गवर्नमेंट डाइट में आपका क्या क्या रिजर्वेशन रहता है कैटेगरी वाइज। तो जनरल में आपकी जो सीट्स हैं वो है 463। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBC में आपकी जो सीट्स हैं वो 132 रहती है, और जो ये 15 है वो परसेंट है। इसके बाद जो SC है वो 133 सीट्स हैं। शेड्यूल ट्राइब की 66, NCC अगर आपके पास है तो उसमें 9 है, ये रही। और फिर अगर आप किसी डिफेंस के आपके पेरेंट्स किसी डिफेंस में हैं तो उसकी 9 है। अगर आपकी आपकी मम्मा या फादर कोई टीचर है किसी स्कूल में तो उसकी 18 आपकी रिजर्वेशन है, 18 सीट्स की गवर्नमेंट डाइट्स के अंदर। ये टोटल है जो आपकी 1000 सीट्स है ना, उसमें से 18 आपकी उसमें आ जाती है रिजर्वेशन में। और जो बच्चे जिनको कोई डिसेबिलिटी है तो उनकी रिजर्वेशन 26 है। और जो किसी SCRT या डाइट में आपके पेरेंट्स काम करते हैं, तो अगर आप के पेरेंट्स वहाँ पे हैं तो वहाँ पे आपको 10 सीट्स की रिजर्वेशन मिल जाती है। तो ये क्लासिफिकेशन रहता है, ये 85% का है। अभी 15% आगे है, जो 15% जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। ये 85% उन बच्चों के लिए हैं जो दिल्ली में है, जो दिल्ली से फॉर्म भर रहे हैं। नेक्स्ट ये 15% वालों का क्लासिफिकेशन है, जिसमें अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं तो उनको 92 सीट्स का रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट टाइप में। OBC वालों को 24 का, शेड्यूल ट्राइब को 23 का, शेड्यूल ट्राइब को 12 का, और जो डिसेबल पर्सन है उनको 5 सीट्स का। तो ये आपका क्लासिफिकेशन रहता है 85 + 15 = 100 = 1040, यानी कि 1000 आपकी सीट्स रहती हैं यहाँ पे। ये आपका पूरा दिया हुआ है कि कितनी डाइट्स हैं, उनमें कितनी सीट्स हैं। जैसे हम देखा केशवपुरम वाली में 150 सीट्स यहाँ पे दिखाई गई हैं, ये रही 150 सीट्स। तो अब 150 सीट्स में आपको जनरल की कितनी है 66, OBC की कितनी है 19। तो इसको आप एक बार ध्यान से देखिए और इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना एंट्रेंस फॉर्म भरेंगे। उसमें आप ध्यान रखना, उसमें आप जो प्रेफरेंस लिस्ट भरोगे उसमें आपको कौन सा कॉलेज नंबर 1 पे ऐड करना है, तो वो ध्यान से भरना। अपनी जनरल सीट्स को देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी केशवपुरम में ज़्यादा सीट्स हैं। केशवपुरम हो गया, एक राजेंद्र नगर में आपकी ज़्यादा सीट्स है 67, दूसरा आपका गुम्मन एरा में ज़्यादा सीट्स हैं, मोती बाग में ज़्यादा सीट्स हैं। तो आप इस चीज़ को देखकर अपने प्रेफरेंस लिस्ट में अपने कॉलेजेस को ऐड करना। ये सब चीज़ देखकर कि किस किस में आपकी जो है सीट्स ज़्यादा है तो उनको आप नंबर 1 पे रखना, नंबर 2 पे रखना, उसके बाद आगे जिनमें कम कम है उनको बाद में रखना। तो यहाँ पे आप इस PDF को खोलकर जब देखेंगे तो इसमें सारी डाइट्स के आपको मिल जाएंगे। ये तो हो गई गवर्नमेंट वालों की बात। अब यहाँ पे आपको
प्राइवेट का, हाँ ये रहा, प्राइवेट का भी इसमें दिया हुआ है कि कितनी आपकी सीट्स हैं, कितना आपको जनरल में मिलेगा, ओबीसी में आ जाएगा, कितना एससी में, तो इसको भी देखकर भरिएगा। किसी किसी में 50 सीट्स हैं, किसी किसी में 100 है और बाकियों में 150 भी हैं। तो ये चीज़ देख के भरना कि जनरल में आपकी कितनी जा रही है, बाकी रिजर्वेशन में कितनी जा रही है, तो जिसमें ज़्यादा होगी उसको पहले उस पर भरना। इसमें हाँ एक चीज़ और, इसमें आपकी जो रिजर्वेशन रहती है वो एक मैनेजमेंट कोटा की भी रहती है। ये सिर्फ आपकी प्राइवेट राइट्स में रहती है। मैनेजमेंट कोटा होता है यानी कि जब आप जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो वो उनके पास एक कोटा होता है जिसमें आप देख लो, जैसे इसमें जो पहले फर्स्ट कॉलेज है लीलावती मुंशी, इसमें 5 सीट्स हैं उनके पास। तो यानी कि अगर कोई बच्चा है जिसका एडमिशन नहीं हो पाया थर्ड लिस्ट तक भी, तो वो क्या करेगा, वो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेने की ट्राई करेगा। वो जो है उस कॉलेज से बात करेगा जाके अपने नियर बाय कॉलेज से, और वहाँ पे अगर उनके पास कोटा में सीट्स रहेंगी, किसी बच्चे ने नहीं ली होगी, अगर उनके पास होगी तो फिर आप उनको ले सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए भी आपने फॉर्म भरा होना चाहिए। अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा तो वो आपको मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन नहीं दे पाएंगे। इस चीज़ के लिए आपने फॉर्म भरा होना चाहिए, जो आपका सीबीटी टेस्ट होता है वो अप्लाई करा होना चाहिए, आपने उसको परफॉर्म किया होना चाहिए, तब वो आपको मैनेजमेंट कोटा से सीट्स दे पाते। नहीं तो आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपको यहाँ पे सीट नहीं मिलती मैनेजमेंट कोटा से। अब देख लेते हैं एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। इसमें आपका जो है टेस्ट सेंटर्स दिए जाते हैं, और वो टेस्ट सेंटर्स आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होते हैं। मीन्स आपको जो है सेंटर मिलेगा, वहाँ पर आपको जो भी कंप्यूटर्स वगैरह पे आपका एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट नहीं होता, पेन पेपर टेस्ट नहीं होता है, कंप्यूटर पे होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, जिसमें कि आपके 150 क्वेश्चंस रहते हैं और 150 इसका मार्क्स रहता है। ठीक है। जो भी मीडियम है टेस्ट का वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। 2 आवर्स का टेस्ट रहता है और नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं इसमें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मीन्स नेगेटिव मार्किंग का कि अगर आपने कोई आंसर गलत किया है तो उसके आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, अगर आपने कोई आंसर गलत कर दिया है तो। इसके बाद अगर हम देखें और क्या रहता है इसमें अंदर, जब आप एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में आपकी जो रैंक बनी होती है, जो मैं आपको अगर 2023 का डेटा बताऊं, 2023 में क्या हुआ था, जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो 10,000 अप्रॉक्स थे। 10,000 11,000 के अप्रॉक्स इतने बच्चों ने फॉर्म भरा था और इतने बच्चे एग्ज़ाम में अपियर हुए थे। और इसमें से आप लगा लो 3,000 तो सीट्स ही हैं टोटल, 1,000 गवर्नमेंट की और 2,000 प्राइवेट की। तो 10,000 बच्चों में से सिर्फ 3,000 सीट्स हैं। तो आप देखो कंपटीशन कितना टफ रहता है। तो उसकी बेसिस पे आपकी रैंक बनती है। जितने आपके मार्क्स होंगे, आपको मार्क्स नहीं दिखाए जाएंगे, आपको रैंक आएगी। एक आएगी आपकी, 2 रैंक आती है। एक आएगी आपकी रैंक जो कि टोटल बच्चों में से होती है। दूसरी रैंक आपकी जो कैटेगरी रैंक होती है, जैसे कि आपकी अगर जनरल कैटेगरी है तो आपकी एक जनरल रैंक शो करेगा। मीन्स जनरल के कितने बच्चे थे उसमें से आपकी रैंक शो करेगा। ठीक है। तो इसमें से आपकी जितनी भी रैंक होगी उसके बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो इसमें बात कर लेते हैं कि रैंक से आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो अगर आपकी रैंक 500 तक आ जाती है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक 500 कुछ आ जाती है, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा आराम से। ठीक है। अगर आपकी 1000 तक भी आती है ना, तो भी चांसेस होते हैं कि आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होता है कुछ कॉलेजेस में जो बच्चे होते हैं गवर्नमेंट में जिनका एडमिशन आया होता है, वो हो सकता है उनको कोई मतलब इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुंची, तो वो अपीयर नहीं हो पाते एडमिशन के लिए, या फिर उन्होंने फ़ीस नहीं भरी होती, या फिर उनका कोई डॉक्यूमेंट का इशू आ जाता है, या फिर कुछ बच्चे जो होते हैं दूर की वजह से, डिस्टेंस की वजह से नहीं लेते गवर्नमेंट कॉलेज में, उनको नियर बाय चाहिए होता है तो प्राइवेट में ले लेते हैं। सारे बच्चे नहीं जा पाते दूर दूर। ठीक है। तो वो रह जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सीट्स जो हैं गवर्नमेंट की रह जाती है। तो इन दैट केस जो है, जो जिनकी रैंक 1000 तक भी आई होती है उनको भी चांस मिल जाता है गवर्नमेंट डाइट में। ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। अगर आपकी रैंक मान लेते हैं 2000 3000 समथिंग आ रही है, तो भी आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो नहीं लेते एडमिशन, जिनका सीयूईटी में आ जाता है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो इधर भी भर रहे हैं और सीयूईटी में भी भर रहे हैं, तो मान लेते हैं उनका सीयूईटी में आ गया, कहीं और आ गया, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जिनका डीपीएससी में आ गया, तो वो भी यहाँ से हट जाते हैं। ठीक है। तो बहुत सीट्स ऐसी हो जाती है जो खाली हो जाती है, तो फिर वहाँ पे पीछे वाले बच्चों को आगे लाया जाता है। इसलिए 3 लिस्ट इसकी निकलती है, थर्ड लिस्ट लास्ट होती है। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता है, उसको भी साइड पे रखते हैं। जैसे जैसे आपकी रैंक आती है और उसके बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होता है। चलिए ये वाला जो है पेमेंट का है, इसमें आपको दिख जाता है कि ये जो 500 है ये नॉन रिफंडेबल है। मीन्स ये 500 आप तब भरोगे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। मान लेते हैं आपने एक कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया डीएलएड, तो आप 500 पे करोगे। अगर आपने 2 कोर्सेज़ के लिए रजिस्ट्रेशन किया डीएलएड भी डीपीएससी भी, तो आप 1000 रुपीज़ पे करोगे। ठीक है। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी में अगर आप हो तो आपको 250 पे करने हैं। और एडमिशन के टाइम पे जो एडमिशन फ़ीस रहती है, उस टाइम पे आपको 3600 पे करने होते हैं। जब आप एडमिशन के लिए जाओगे ना, मान लेते हैं आपका सब प्रोसेस हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो गया, एग्जाम हो गया, रैंक भी आ गई, मेरिट लिस्ट भी आ गई, आपका एडमिशन होने जा रहा है, तो आप जाओगे कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको 3600 रुपीज़ मांगेंगे। क्यों? क्योंकि एक इसमें से 1800 तो चले जाते हैं SCRT को, बाकी जो 1800 बचते हैं वो आपकी फ़ी में एडजस्ट होते हैं। जो आपकी 4th इंस्टॉलमेंट रहती है उसमें आपके एडजस्ट हो जाते हैं, और लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको कम पे करनी होती है। तो ये अमाउंट एडजस्टेबल रहता है 3600 वाला।
अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो 150 क्वेश्चंस का रहता है और उसमें 150 मार्क्स रहते हैं टोटल, जिसमें कि आपका क्या क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट पे आपका आ जाता है इसमें जीके, फिर एसएसटी, साइंस, मैथ्स, इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं जैसे पैटर्न वगैरह के, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के, और फिर आ जाता है इंग्लिश हिंदी। तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 10 10 हर सब्जेक्ट से रहते हैं और 150 मार्क्स इनके मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि इनका जो लेवल होता है टेस्ट का वो 10th क्लास। अगर आपने 10th क्लास अच्छे से की है तो आपका ये एग्ज़ाम भी आपको ईजी ही लगेगा, इतना तो डरने वाली बात नहीं है। सारा लेवल जो है 10th क्लास का रहता है और इसका आप जो सिलेबस है वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। और जो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहते हैं वो 8th क्लास लेवल रहते हैं। इसमें आपको टाइम वर्क वाले क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, पैटर्न वाले देखने को मिल सकते हैं, कैलेंडर वाले भी आ सकते हैं मैथ्स में, जो मैंने दिया था मैं उसका बता रही हूँ। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेंसुरेशन के आ जाते हैं, साइंस में बायोलॉजी से आ जाता है, फिज़िक्स से, तो हर चीज़ का 10 10 क्वेश्चन रहता है। और जो भी आप उस पर कर सकते हो और प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि लास्ट में आपके पास टाइम नहीं रहता है और जल्दी जल्दी में फिर आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। इसमें जो आपका वो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है पोर्टल पे जाकर। इसमें आप जब फॉर्म आएगा तब प्रोसेस देख लीजिएगा। इसमें जो है दोनों का निकलेगा और इसमें आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, सब फिल करना है आपको। ये कैटेगरी फिल करनी है, अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी अटैच करना है। फिर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है। इसमें आपका मार्क्स भी जाएंगे 12th के, और फिर आपको प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी है अपनी, और जो आपके टेस्ट सेंटर है वो भी फिल करना है कि आपको दिल्ली में चाहिए, कहाँ चाहिए, वो भी फिल करिएगा। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा। फिर लास्ट में जो फ़ी है वो भरनी है, जैसे कि इसमें दे रखी है डीएलएड की आपकी 500 है, और अगर कोई किसी के पास रिजर्वेशन है तो उसमें 250 आ जाती है उनके लिए फ़ीस। अगर आपको दोनों के लिए भरनी है तो आपकी 1000 फ़ीस रहती है, और अगर दोनों के लिए भरेंगे जो रिजर्व वाले कैंडिडेट्स हैं तो उनकी 500 फ़ीस लगती है। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो जाके पोर्टल पे, जब आपका फॉर्म आएगा उसका आप डाउनलोड कर लेना जो फॉर्म रहता है। उसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा थोड़े दिन पहले एग्ज़ाम से, और जो आपको अलॉट हुआ होगा उसमें सेंटर वो आप देख लेना बाद में। फिर आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद एक जो आपकी लिस्ट होती है, प्रेफरेंस लिस्ट, जो आपने एडमिशन के टाइम पे भरी होती है एंट्रेंस के टाइम पे, तो वो आपको दोबारा से एडिट करने के लिए दी जाती है कि अगर आपको कोई चेंज करना है तो वो आप अभी कर दो, उसके बाद चेंज नहीं होगा, वो आपको दोबारा शो होगी। फिर आप वो चेंज कर दोगे तब आपका जो है वो लिस्ट में नाम आएगा कि आपको कहाँ कॉलेज मिला है। तो ऐसे रहता है। इसमें सीट्स वगैरह का बताया गया है, तो बस इतना ही है इसमें, प्रोस्पेक्टस में ज़्यादा कुछ नहीं था। हाँ, ये फ्रीजिंग सीट्स बाय कैंडिडेट्स, तो ये प्रोसेस एक रहता है कि आपको जब आपकी लिस्ट आती है तो मान लो किसी बच्चे का फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है, लेकिन वो कॉलेज उसको दूर पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा। तो इस केस में उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो सीट को फ्रीज़ कर ले, यानी कि वो सीट उसकी बुक हो गई है अगर उसने फ्रीज़ किया तो। अगर वो फ्लोट करता है तो वो कॉलेज उसको अलॉट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सीट, मतलब नेक्स्ट लिस्ट आएगी जब, सेकेंड लिस्ट, उसमें उसका दोबारा से नाम आएगा, और उसमें उसको जो भी उसको कॉलेज पहले अलॉट हुआ था फर्स्ट लिस्ट में, उससे ऊपर वाला कॉलेज मिलेगा। मीन्स जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी, मान लो उस बच्चे को 10th कॉलेज मिला है, तो अगली लिस्ट में उसको 10th से ऊपर वाला कॉलेज मिलेगा। मीन्स 9 मिल सकता है, 8 मिल सकता है, 7 मिल सकता है, जिसमें भी वैकेंट सीट्स होगी वो वाला कॉलेज उसको मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है फ्रीजिंग का और फ्लोटिंग का, जो कि एलोकेशन के टाइम पे होता है जब रैंक आ जाती है। अब अगर बात करें डीपीएससी कोर्स की, तो डीपीएससी में भी काफ़ी हद तक सारी चीज़ें सेम है। सिर्फ इसमें क्या बदल जाता है कि इसमें गवर्नमेंट डाइट्स नहीं है, इसमें सारी प्राइवेट डाइट्स हैं। फिर उसकी रिजर्वेशन आ जाती है, वो भी आप खोल के देख लेना। यहाँ पे इसका फर्स्ट ईयर का सिलेबस आ जाता है, आपके 7 सब्जेक्ट्स रहते हैं और 8 का एससीपी का रहता है। इसमें टोटल मार्क्स 850 होते हैं, फिर सेकेंड ईयर में 1700 हो जाते हैं। फिर आपका इसमें आ जाता है कि क्या आपका रिजर्वेशन रहता है एंड हाउ टू फिल द फॉर्म, क्या आपके रूल्स वगैरह रहते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, वही है 10+2 और 50% से ज़्यादा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और एज लिमिट वही सेम 18 to 24, और 5% थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा कि इसमें कहाँ कहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में सीट्स ज़्यादा हैं डीपीएससी की। तो इसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ये सारी रिजर्वेशन मिल जाती है, स्पोर्ट्स पर्सन की, एक्स वार्ड की, वार्ड ऑफ डेली स्कूल टीचर की। फिर आपका एडमिशन प्रोसेस आ जाता है। एडमिशन प्रोसेस के बाद आपका सिलेबस ये रहता है। इसमें क्या सिलेबस है, ये आपका फर्स्ट पे करंट अफेयर्स है, उसके बाद एसएसटी में भी सेम वही है जो डीएलएड में था, साइंस में भी सेम वही है। हाँ, सेम वही है जो डीएलएड का डीपीएससी का है, सेम वही है, दोनों सेम टेस्ट है। और लेवल ऑफ टेस्ट इसमें भी क्लास 10th का ही लेवल रहता है, और 8th की ही न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो सेम टेस्ट है दोनों का, कोई अलग अलग नहीं है सिलेबस, सेम सिलेबस रहता है। बस आपको क्या करना है कि आपको या तो दोनों के लिए फिल करके आना है या एक के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट देंगे, तो नहीं, आपको दोनों के लिए एक ही टेस्ट देना है, एक ही टेस्ट से आपकी रैंक आएगी। ऐसा नहीं है कि डीएलएड जिन्होंने चूज़ किया वो एक कोई और टेस्ट देंगे और डीपीएससी वाले अलग, ऐसा नहीं होता। दोनों के लिए सेम टेस्ट जाता है।
क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी 12th चाहिए, आपको होनी चाहिए 12th पास आप, और फीस वही है 500, 250 फॉर नॉन रिजर्व वाले के लिए 500 और रिजर्व वालों के लिए 250, और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करें तो 1000 और 500 जाता है आपका। उसके बाद वही प्रोसेस आपका काउंसलिंग का, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, फिर उसके बाद जो रैंक आएगी वो सब। सो या दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। और इन दोनों प्रोस्पेक्टिव्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा खुद से एक बार, ताकि आपको चीज़ें जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।